डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की, जिसमें कि इंटरकूलर लगा हुआ है। अब चूंकि टू स्टेज यहाँ पे मल्टी स्टेज के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे टू स्टेज में कंप्रेशन जो एयर का कर रहे हैं, इसका मतलब है एलपी सिलेंडर में एयर कंप्रेस होगी और एचपी सिलेंडर में एयर कंप्रेस होगी। तो डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का इंटरकूलर के साथ में। तो दिस इज कॉल्ड अ इंटरकूलर। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि एयर जो है, एटमॉस्फेरिक एयर, प्रेशर P1 और टेम्परेचर T1 पे अंदर आती है और उसको हम कंप्रेस करते हैं। अब चूंकि ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, इसलिए जो सिलेंडर पिस्टन का जो मूवमेंट होगा वो इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर या आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर की तरफ होगा। तो यदि हम कंप्रेस कर रहे हैं तो जो मूवमेंट होगा वो बाहर से अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पे जब जैसी कंप्रेशन होता है तो आफ्टर द कंप्रेशन यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो बढ़ के P2 हो जाता है, यानी कि ये दूसरी स्टेज को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद जैसे ही यहां से निकलती एयर, जो कि P2 टेम्परेचर प्रेशर है आपका, इस प्रेशर पे एयर जो निकल के जाती है इंटरकूलर में आके, उसको हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने से फायदा ये होता है कि हम उसका टेम्परेचर जो है, फाइनल टेम्परेचर रेड्यूस कर सकते हैं। तो इंटरकूलर में एक प्रकार सा हीट एक्सचेंजर होता है, जिसमें कि दो फ्लूइड के बीच में हीट एक्सचेंज होती है। उन दोनों फ्लूइड के बीच में हीट एक्सचेंज की जाती है। और चूंकि यहाँ पे कूलिंग वाटर लिखा गया है, कूलिंग वाटर को हम एज ए कूलिंग मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरकूलिंग करने के लिए। तो कूलिंग वाटर जो है अंदर आता है और यहाँ पे जो एयर है गर्म हवा, उससे हीट एक्सचेंज करता है। कूलिंग वाटर अपनी ठंडक जो है इसको हवा को देगा और वो जो गर्म हवा रहेगी इसकी हीट को, जो ठंडक है, उसको ले लेगी। तो आफ्टर द इंटरकूलिंग, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, यहाँ भी प्रेशर P2 है और यहाँ भी प्रेशर P2 है। इस कांस्टेंट प्रेशर पे जो इंटरकूलिंग हो रही है, उस इंटरकूलिंग करने के बाद टेम्परेचर जो है T3 अचीव होता है, जो कि थोड़ा सा टेम्परेचर T1 से ज्यादा होता है। और यदि हमें इक्वल करना है तो उसके लिए आइसोथर्मल की प्रोसेस हमें करनी पड़ती है। तो जैसे ही यहां से निकल के आती है T3 टेम्परेचर पे एयर, उसके बाद यहाँ पे उसको हाई प्रेशर सिलेंडर पे भेज दिया जाता है, जहां पे कि उसका फर्दर कंप्रेशन करते हैं सेकेंड स्टेज पे। सेकेंड स्टेज में कंप्रेशन करने के बाद आफ्टर दैट जो डिलीवरी प्रेशर है वो P3 हो जाता है और जो डिलीवरी टेम्परेचर है वो T4 हो जाता है। तो यहाँ से एयर आउट होती है, यानी कि इसको हम डिलीवरी करते हैं जहां भी रिक्वायरमेंट है। और एयर इन का मतलब होता है कि जहां से हमें एयर लेनी है। तो एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ से हम लेते हैं और डिलीवरी एयर यहाँ से बाहर जाती है जहां पे भी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें कौन कौन से एजम्पशन जरूरी हैं, क्या क्या जरूरी है, ये हमें देखना है। तो टू स्टेज कंप्रेसर की बात कर रहे हैं तो हमें इसमें कुछ एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, कुछ धारणाएं रहती हैं जैसा कि हम इसमें बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो एजम्पशंस है इसमें, कि कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है, नो प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर ड्रॉप का मतलब होता है कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई लीकेज ना होना, वो प्रेशर ड्रॉप में आता है। तो यहां पे किसी भी तरीके का प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। दूसरा जो एजम्पशन है, ऐसा हम मान के चलते हैं, जो क्लियरेंस का इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस, इसको हम नेग्लेक्टेड करते हैं, यानी कि हम इसको लेके नहीं चलते, एज्यूम करके नहीं चलते हैं। इसका क्लियरेंस इफेक्ट जो है पूरी तरीके से हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जीरो मान के चलते हैं। तीसरा जो है, जो सक्शन और डिलीवरी हो रही है, सक्शन एंड डिलीवरी, ये कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। सक्शन एंड डिलीवरी इट इज टेकिंग कांस्टेंट प्रेशर, यहां पे हम बात कर रहे हैं। तो प्रेशर की वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। जो कंप्रेशन और एक्सपांशन हो रहा है, यानी कि यदि हम कंप्रेशन की बात करें, चूंकि क्लियरेंस वॉल्यूम जो है जीरो है यहाँ पे, तो एक्सपांशन नहीं होता है, सिर्फ कंप्रेशन होता है। तो कंप्रेशन जो एलपी और एचपी सिलेंडर में है, एलपी एंड एचपी सिलेंडर में है, ऐसा हम मान के चलते हैं, उनकी जो प्रोसेस है वो पॉलीट्रॉपिक रहती है, यानी कि पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन हम करते हैं। तो ये एजम्पशन लेके चलते हैं जिसके द्वारा इंटरकूलर की डिजाइन की जाती है, यानी टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की डिजाइन की जाती है इंटरकूलर के साथ।